प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा विज्ञान का पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें आपने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी आपको कि रासायनिक अभिक्रिया पदार्थों में होने वाला परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अंतर क्रिया करके यानी आपस में क्रिया करके उसके बाद वो एक नया पदार्थ बनाता है, जो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो उसका जो गुणधर्म होता है यानी कि उसका रासायनिक गुणधर्म जिन पदार्थों से वो बनता है उनसे भिन्न होता है। यदि ऐसा होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है उसे हम लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक के बाद एक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको अभिक्रिया के अभिकारक तथा उसके उत्पाद इन सब का रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, 9वीं कक्षा में आपने तत्वों के बारे में और यौगिकों के बारे में, आयन के बारे में, आयनिक पदार्थों के बारे में, इन सब के विषय में विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, जिसमें आपको रासायनिक संकेत, रासायनिक प्रतीक, रासायनिक नाम, साधारण पदार्थों के ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ये याद होने चाहिए। अब माना मैंने आपको कहा, ये उदाहरण दिया, ठीक है, कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके एक नया रासायनिक जो है वो पदार्थ बनता है। ठीक है, और आपने वो लिखना है, तो आपको याद होना चाहिए कि जिंक का जो है वो सूत्र क्या होता है, क्या उसका संकेत होता है। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, AgNO3। ठीक है, और उसके बाद जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं यानी कि दोनों अभिक्रिया करते हैं तो फिर क्या बनाते हैं। ठीक है, और उस पदार्थ का जो यानी कि उत्पाद बनता है फिर उसका भी आपको नाम पता होना चाहिए। तो पहली शर्त ये है कि आपको इन सब का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट है वो ये है कि पदार्थों को सदैव आणविक रूप से लिखना चाहिए, यानी जो पदार्थ अपने एक परमाणुक अवस्था में जो प्रकृति में रहते हैं उन्हें एक परमाणुक अवस्था में लिखना चाहिए, जिनमें से सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनम, कार्बन, कॉपर, आयरन, ऐसे बहुत सारे जो हैं तत्व हैं जो अपने एक परमाणुविक अवस्था में ही रहते हैं, यानी उसका अणु भी वही होता है यानी और परमाणु भी वही होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकृति में अपने एक परमाणु रूप में नहीं रह सकते और वो मुख्यतः जो हैं वो गैसेस होती हैं, अक्रिय गैसों को छोड़कर। अब अक्रिय गैसें क्या हैं ये आगे आप 4थे चैप्टर में पढ़ोगे, तो आप यहाँ पर फिलहाल इतना याद करो कि अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी जितनी गैसें होते हैं वो मुख्यतः द्विपरमाणुक अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जी तीसरे पॉइंट पे। अभिकारकों को समीकरण की बाईं ओर, ठीक है, और उत्पादों को समीकरण के दाईं ओर लिखना होता है। अब ऊपर जो आपने उदाहरण लिया है जिंक और सिल्वर नाइट्रेट वाला, अब आपने इसका जो है एक समीकरण बनानी है जिसे हम ढांचा समीकरण कहते हैं। ठीक है, या कंकाल समीकरण भी उसे कहते हैं, ढांचा समीकरण हो गई। तो अब हमने ये जान लिया कि जो जिंक है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर के जिंक नाइट्रेट बनाती है और साथ में सिल्वर को यानी कि चांदी को जो है वो क्या करती है, मुक्त करती है। अभिकारक को आप लेफ्ट हैंड साइड यानी कि पहले बाईं ओर लिखेंगे, उसके बाद एक एरो लगाएंगे। ठीक है, और एरो मतलब तीर का निशान लगाएंगे और तत्पश्चात आप जितने उत्पाद बने हैं किसी अभिक्रिया में उन उत्पादों को लिख देंगे। तो जो अभिकारक है उनका स्थान कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो उत्पाद है उनका स्थान कौन सा है, तीर के अगली साइड। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब है चौथा पॉइंट, अभिकारकों एवं उत्पाद के मध्य या तो बराबर का चिन्ह लगता है या फिर ये
तीर का चिन्ह लगता है जो आपने ये ऊपर लगाया था। ठीक है, 5वां पॉइंट, जो अभिकारक हैं जिनको कि आपने कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, जितने अभिकारक होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे या 4 हों, उनके मध्य हमेशा धन का चिन्ह लगेगा और फिर तीर का निशान लगेगा, और अगली साइड यानी राइट हैंड साइड में भी जितने उत्पाद बनेंगे उनके बीच में भी क्या करें लगेगा, धन का चिन्ह लगेगा। ये आपको समझाया है कि ए और बी जो हैं वो अभिकारक हैं तो उनके बीच भी धन का चिन्ह लगाया है, और सी और डी भी क्या है, उत्पाद बने हैं ए और बी के बाद, यानी ए और बी के अभिक्रिया करने के बाद, तो सी और डी बने हैं तो इनके मध्य भी जो है वो धन का चिन्ह लगेगा। लेकिन यहाँ पर धन का चिन्ह आपने नहीं लगाना है, ये बिल्कुल भी गलत होगा। यहाँ पर हमेशा आपने तीर का चिन्ह लगाना है। लास्ट पॉइंट है कि समीकरण संतुलित होनी चाहिए, अर्थात समीकरण के दोनों ओर मतलब दोनों पक्षों में, यानी अभिकारक वाली साइड भी और उत्पाद वाली साइड, दोनों तरफ जितने भी आपके तत्व हैं, ठीक है, उनमें उन तत्वों में शामिल परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर को मुक्त करता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे एक सारणी मैं बनाने जा रही हूँ, ये सारणी, ठीक है, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि दोनों तरफ किसी भी तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो अब तत्व कौन कौन से हैं, एक जिंक है, ठीक है, एक कौन सा है, ये सिल्वर हो गया। ठीक है, अब ये फिर नाइट्रेट में, नाइट्रेट का तो पूरा एक अणु होता है, लेकिन हम तत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो तत्व जो है वो N नाइट्रोजन, और उसके बाद एक और है ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप दोनों तरफ जो संख्या है परमाणुओं की वो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। दूसरे कॉलम में हमने देखना है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड, और एक तीसरा कॉलम बनाना है उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। किन परमाणुओं की संख्या, जिन तत्वों ने पूरी समीकरण में भाग लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से कंपेयर करते जाएंगे। अभिकारक किस साइड है, इस वाली यानी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो पहले हम ये देखेंगे जिंक का कितना है, यहाँ पे जिंक है तो 1। ठीक है, सिल्वर का कितना है, ये भी 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना है, ये भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, 3। ठीक है जी, अब आप राइट हैंड साइड देखेंगे, जिंक राइट हैंड साइड कितना है, 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है सिल्वर का, सिल्वर कितना है, 1। ठीक है, Ag। उसके बाद है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने हैं, देखो बेटा, ये NO और ब्रैकेट इस तरह से बना है और बाहर लिखा हुआ है 2, तो ये ऑक्सीजन भी 2 कहलाएगा, यानी कि 2 से गुणा होगा, और नाइट्रोजन की संख्या भी, यानी नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या भी 2 कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी हो गई, 2 हो गई। अब अंतिम जो इसका तत्व है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन समीकरण में उत्पाद की संख्या में यहाँ पे 3 है। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो अभिकारकों की संख्या है ये यहाँ पर कितनी है, इस तरह से लिखा हुआ है, देखो यहाँ ऐसे। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 2 गुणा 3। ठीक है, ये आपस में गुणित होंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो कितना हो गया, 6। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो समीकरण है वो असंतुलित है। जिंक तो ठीक है, दोनों तरफ बराबर हो गया, सिल्वर भी दोनों तरफ बराबर हो गया, लेकिन नाइट्रोजन एक तरफ 1 है और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2। इसी तरह ऑक्सीजन भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में 6 हैं। तो ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और इसे संतुलित करना अति आवश्यक होता है। अतः असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होती है जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। ये मैंने हाईलाइट किया है आपको, असमान मतलब बराबर नहीं होती, ये यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पर समीकरण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गई है।
ठीक है, ये समीकरण है, ये अभिक्रिया की जगह समीकरण। ठीक है, तो ये तो हो गई असंतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में जो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या है वो समान हो। तो अगर कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो हमें उसे संतुलित करनी होती है, क्योंकि हम किसी भी पदार्थ में नए तत्वों का समावेश नहीं कर सकते। भाई जितने तत्वों ने किसी अभिक्रिया में भाग लिया होगा उतना ही तो बनेगा, ना हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं अपने आप से, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। तो ये आपने पिछली कक्षा में द्रव्यमान संरक्षणता का नियम पढ़ा था, जो